मुझे माफ़ कर दो भागवन। मेरे भाई के मरने के बाद मेरी भाभी को मैंने अपने पास ही रख लिया, क्योंकि मेरी भाभी की कोई औलाद न थी और मेरा भाई भी इस दुनिया से जा चुका था। उनको इतना सदमा पहुंचा कि वो बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी। मेरा पति उनको डॉक्टर के पास ले जाता और फिर वापसी पर मेरी भाभी बहुत खुश होती और काफ़ी सारा सामान लेकर घर आती। एक दिन भाभी बेहोश हुई तो मैंने पति से कहा कि आज मैं भी उनके साथ जाऊंगी। ये सुनकर मेरी भाभी को होश आ गया। फिर एक दिन भाभी को मेरा पति अस्पताल ले गया। जब मैंने पीछा किया तो वो उन्हें एक घर में लेके गए थे। जब मैंने देखा तो मेरा पति भाभी के साथ आज फिर से मेरी भाभी बेहोश हो गई थी। मेरा पति उन्हें गोद में उठाए गाड़ी में बैठाकर डॉक्टर के पास ले गया। सदमा ही कुछ ऐसा था। मेरे भाई की कुछ दिन पहले ही मौत हुई थी। मेरी भाभी को बार बार दौरे पड़ने लगे थे। मेरे भाई भाभी में बहुत प्यार था। मैंने आज तक कभी उन्हें लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। भाई के अचानक से हार्ट अटैक पड़ने की वजह से मौत हुई थी। कई दिन से मेरी भाभी ने एक निवाला भी नहीं खाया था। मैंने ज़बरदस्ती उसे कभी दूध पिलाने या कभी कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो साफ मना कर देती थी। एक अजीब बात यह थी कि वो किसी के हाथ से खाना न खाती, लेकिन जब मेरा पति उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाता तो वो खाने लगती। मैं और मेरा पति भाभी का बहुत ख्याल रखते थे। एक तो वो बे औलाद थी, उस पर अब पति का गम भी। मुझे उसकी हालात पर बहुत अफसोस होता, लेकिन ना जाने क्यों जब से मेरे भाई की मौत हुई थी वो रोज़ ही चक्कर खाकर गिर जाती थी। मेरे पति उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते। मुझे तो बहुत परेशानी सी होने लगी थी। एक तो मेरी भाभी किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती थी, सारा काम मैं ही करती थी। फिर मेरे दोनों बच्चे छोटे थे, उन्हीं से मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। उस पर अब ये आफत मुझ पर टूट पड़ी थी कि भाभी आए दिन बेहोश हो जाती थी। एक बात तो जो मुझे बहुत परेशान करने लगी थी वो ये थी कि मेरी भाभी मेरे पति से पर्दा नहीं करती थी। हालांकि उनका मायका भी ठीक ठाक पैसे वाला था, लेकिन वो अपने मायके भी नहीं गई थी। कहने लगी कि मुझे अब हमेशा अपने इसी ही घर में रहना है। जबकि वो जवान थी, चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन कहने लगी कि वो मेरे भाई विवेक के नाम पर ही ज़िंदगी गुजारेगी। पहली बार तो मैंने यही सोचा कि वो सदमे में है, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अब तो महीना गुजर गया था। अब मेरी भाभी की हरकतें मुझे कुछ अजीब लगने लगी और पूरा दिन कमरे में बंद रहती। खाना नाश्ता मैं उन्हें कमरे में देख कर आती। कोई मोहल्ले की औरत उनसे मिलने भी आती तो वो कमरे से नहीं निकलती और मिलने से इनकार कर देती थी। मुझे राहुल के बारे में बात करके दुख होता है। अब ये भी नहीं था कि वो हर वक्त रोती रहती थी, पूरा दिन नॉर्मल ही रहती थी। लेकिन जैसे ही मेरा पति घर में आते वो कमरे से बाहर आ जाती और मेरे पति से लिपट कर रोने लग जाती। कहने लगती, तुम्हारा जीजा ने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया, मैं अब किसके सहारे जीऊँगी। मुझे ना जाने क्यों अब भाभी की बात बुरी लगने लगी थी। अगर उन्हें इतना गम था तो मेरे गले लगकर रो लेती, अपना जी हल्का कर सकती थी। ये कौन सा गम था, मेरे पति के साथ लगकर ही कम होता था। पूरा दिन तो वो भली चंगी रहती थी। मेरा पति पूरा दिन का गया भूखा प्यासा थक कर लौटता तो वो कमरे से निकलकर उसके गले लगकर अपना राग डालना शुरू कर देती थी, साथ ही चक्कर खाकर बेहोश हो जाती थी। मेरा पति उन्हें गोद में उठाए डॉक्टर के पास ले जाता। जब वापस घर आती तो बिल्कुल ठीक ठाक अपने कमरे में चली जाती थी। ऐसी कौन सी बीमारी थी जो मेरे पति के आते ही हो जाती थी, और जब भाभी डॉक्टर से लौट कर आती तो ठीक हो जाती। मेरा पति भी बिना नाक मुंह बनाए मेरी भाभी के काम के लिए तैयार हो जाता, और अगर मैं किसी काम के लिए कह देती तो मना कर देता था कि अभी थका हूँ, नहीं जा सकता। तुम्हें मेरा एहसास होना चाहिए, सारी जिम्मेदारियाँ अब मुझ पर आ गई है। मैं चुप हो जाती, क्योंकि वो मुझे साफ साफ जवाब दे देता
और भाभी को कुछ न कहता। मेरी भाभी जवान थी, मेरे पति की हम उम्र थी। मेरे भाई मेरे पति से कुछ साल बड़े थे। उनकी शादी के फ़ौरन बाद मेरी सास भी चल बसी थी और ससुर पहले ही जा चुके थे। घर में बस हम ही रहते थे। उन्हें भी पसंद करने मेरी भाभी आई थी। देखने में मेरी भाभी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मैं भी एक आम शकल सूरत की मालिक साथी मेरे पति भी काफ़ी हैंडसम थे। वैसे मेरा भाई मामूली शकल सूरत के मालिक थे, लेकिन व्यवहार में बहुत अच्छे थे। जितने दिन ससुराल में थी, दिन बहुत अच्छे गुजरे थे। मेरे भाई मेरे साथ बिल्कुल छोटी बेटी की तरह से पेश आते थे। मेरी भाभी से भी आप कहकर बात करते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी भाभी ने कोई फरमाइश मेरे भाई से की हो तो वो पूरी न की हो। मेरे पति मुझसे शुरू से ही खींचे खींचे रहते थे। शादी की रात मुझे देखकर ही न जाने क्यों मेरे पति का मूड ऑफ हो गया था। मुझे सीधे मुंह बात भी नहीं की थी, बस हर वक्त मुझ पर गुस्सा करते थे। 3 साल के बाद मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। मेरी भाभी बेऔलाद थी। उसके बाद भाई ने कहा तुम यहीं आ जाओ, बच्चे रहेंगे तो इस घर में भी किलकारियाँ गूंजेगी। भाई के बहुत इसरार पर मैं गई मायके रहने। मेरे लिए अजीब बात यह थी कि उसने कभी मेरे बच्चे को पकड़कर प्यार नहीं किया था। क्या था, वरना एक घर में रहते हुए वो औलाद की कमी मेरे बच्चे को प्यार करके पूरा कर सकती थी, लेकिन वह हर वक्त बस खुद पर ही ध्यान देती। मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी और वह घर के कामों की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर डाल चुकी थी और खुद कभी जिम जाकर अपनी फिटनेस का ख्याल रखती थी तो कभी पार्लर जाकर बस अपने हुस्न को चमकाती रहती थी। मेरे पति मुझसे उखड़े उखड़े रहते थे। मुझे रात को ही तैयार होने की फुर्सत मिलती थी। पूरा दिन मेरी भाभी मुझे किचन के कामों में उलझाए रखती थी। जब मैं रात को तैयार होती तो विशाल कहते, अब तुम्हारे तैयार होने का क्या फ़ायदा, जब मैं आता हूँ तब तो तुम पसीने से भीगी होती हो। देखकर ही मेरा मूड खराब हो जाता है। एक तो पहले ये आम शकल सूरत की हो, उस पर जब आओ तुम बेहाल नज़र आती हो। मेरे आने से पहले अपने सब काम खत्म कर लिया करो। अपनी भाभी को देखो, भाई के आने से पहले कैसे खुशबू भरी होती है। उन्हें देखकर ही दिल बाग बाग हो जाता है। मुझे विशाल की बातें कुछ समझ नहीं आती थी। मुझे विशाल की बातों से तकलीफ़ तो बहुत होती थी, लेकिन मेरा मसला ये था कि मैं चुप दबी सी लड़की थी। मुझे ज़्यादा चालाकियाँ नहीं आती थी। मुझे शादी की पहली रात विशाल ने यही कहा था कि मैं उनकी कोई बात ना टालूं, कभी उनके साथ बहस ना करूं। मैंने कभी उनके साथ किसी भी मामले में बहस नहीं की थी। मेरी रंगत साफ सुथरी थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों में लगकर मुझ पर इतनी फुर्सत नहीं मिलती थी कि मैं अपने पति के घर आने से पहले तैयार होकर बैठ जाया करती। बल्कि अक्सर ये होता कि जब भी मेरे पति के आने का वक्त होता, मैं किचन का काम निपटाकर कमरे में जाने लगती तो मेरी भाभी तैयार होकर अपने कमरे से निकलती और मुझसे कहती कि दिया, तुमने सलाद तो बनाया ही नहीं। तुम्हें पता है ना कि विशाल को सलाद कितना पसंद है। चलो पहले सलाद बना लो। कैसी बीवी हो तुम, अपने पति की पसंद नापसंद का भी तुम्हें पता नहीं है। मुझे देखो, विवेक के साथ साथ विशाल की पसंद नापसंद का भी मुझे अच्छी तरह पता है। मैं सलाद बनाने लगती। जैसे ही विशाल घर लौटते, मेरी भाभी फ़ौरन घर का दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराकर विशाल को वेलकम करती। विशाल भी मुस्कुराकर जवाब देते, ये भी कहते कि भाभी, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थोड़ा बहुत मेकअप करने की तमीज़ दिया को भी सिखा दे। जब भी मैं घर आता तो किचन में ही नज़र आती है। थोड़ा सा भी इससे करीब होकर बात करो तो अदरक लहसुन और पसीने की बू से मेरा जी मतलाने लगता है। विशाल की बात सुनकर मेरी भाभी खिलखिलाकर हंसने लगती। कहती, अरे भाई, तुम्हारी बीवी में सुस्ती बहुत है। पूरा दिन घर के काम भी उससे ख़त्म नहीं होता। मैं तुम्हारे भाई के आने से पहले सब काम निपटाकर देखो कैसे फ्रेश हो जाती हूँ। लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आती थी कि यह रंग रूप को वो सिर्फ विशाल को ही दिखाती थी। जब मेरे भाई अपने काम से थके आते तो तब भी वो आंगन में विशाल के साथ बातों में बिजी रहती।
बाहर की डोरबेल बजती तो मुझसे कहती कि दिया दरवाज़ा खोलो, तुम्हारा भाई आए होंगे। मैं किचन से सलाद बनाने के बाद रोटियां पकाकर बाहर निकलती, दरवाज़ा खोलती, अपने भाई को नमस्ते करके अपने कमरे में चली जाती। जब नहा धोकर जल्दी जल्दी नीचे आती तो भाभी टेबल पर खाना लगा चुकी होती, बल्कि कई बार तो ये होता कि विशाल और भाभी खाना खा चुके होते। मेरे भाई भी थके हुए आते थे। जब वो फ्रेश होकर बाहर आते तो उनका खाना भी ढका हुआ रखा होता था। भाभी विशाल के साथ टीवी देख रही होती, लेकिन मेरा भाई उन बातों को महसूस नहीं करते थे। वो चुपचाप खाना खा लेते। जैसे ही खाना खाकर खाली होती, भाभी मुझसे कहती कि अब किचन तुम संभालो, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं टेबल से बर्तन उठाने लगती और ये भी सोचती कि पहले भी तो मैं ही किचन संभालती हूँ। वो करती ही क्या है, बस अपने हुस्न को चमकाती रहती है। मैं शादी के चंद माह बाद ही मैं गर्भवती हो गई थी। विशाल का रवैया भी मुझसे कुछ बेहतर हो गया था। जब मेरा पहला बेटा हुआ तो विशाल के साथ साथ मेरा भाई भी बहुत खुश हुए थे। उन्हें बच्चों की बहुत ख्वाहिश थी। वो जब भी घर लौटते मेरे बेटे को पकड़ लेते, इससे बहुत प्यार करने लगते। वहीं उनके उल्टा मेरी भाभी मेरे बेटे को नहीं पकड़ती थी। और मुँह से तो बहुत कहती थी कि उन्हें औलाद की बहुत ख्वाहिश है, लेकिन मैंने कभी उनकी आंखों में औलाद की तड़प नहीं देखी थी। अभी मेरा बड़ा बेटा चंद माह का ही हुआ था कि मैं फिर से गर्भवती हो गई थी। मुझे लगा था कि मेरी खराब तबीयत को देखते हुए मेरी भाभी मेरा एहसास करेगी, लेकिन मेरी जिम्मेदारी इतनी ही रही। छोटे बच्चे के साथ इस हालत में भी मैं किचन के सब काम संभालती थी। अगर कभी विशाल से शिकायत कर भी देती थी कि भाभी मेरी बिल्कुल मदद नहीं करवाती, तो वो मुझ पर चिल्लाने लगते, कहते कि तुम आज जाहिल औरतों की तरह लगाई बुझाई शुरू कर दो ताकि हमारे घर में फसाद पड़ जाए। भाभी भी तो है, मजाल है कि उन्होंने कभी तुम्हारी बुराई की हो मुझसे, क्योंकि वो घर बनाना जानती है, रिश्ते निभाना जानती है, तुम्हारी तरह नहीं है। खबरदार दोबारा भाभी के खिलाफ कुछ कहा, जरा सा काम क्या बढ़ गया है, तुम तो मेरे सिर पर चढ़ गई हो। विशाल मेरी बात सुनते ही नहीं थे। मुझे समझ नहीं आती थी कि भाभी दिन भर करती क्या थी। किचन की सारी जिम्मेदारियां मुझे पर डाल रखी थी। सफाई, कपड़े धुलाई वो कर लेती थी, बाकी करने को बचता भी क्या था। दूसरा बेटा होने पर मैं बिल्कुल घनचक्कर से बनकर रह गई थी। अक्सर ऐसा होता था कि मैं बच्चों और घर की जिम्मेदारियों में विशाल को बिल्कुल वक्त नहीं देती थी। बाकी में दिन भर की थकी होती थी, लेटते ही गहरी नींद सो जाया करती थी। खुद के लिए भी कुछ वक्त नहीं मिलता था। और अजीब बात यह थी कि विशाल ने मुझसे शिकायत करना छोड़ दी थी। मुझे तो यही लगा कि विशाल मेरी मजबूरी देखकर मेरा एहसास कर रहे हैं।